अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, किसानों की समस्या सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए इस उम्मीद के साथ कि शायद किसान भाई मान जाएंगे और यह आंदोलन खत्म होगा, लेकिन यह आंदोलन दिनों दिन और मजबूत, व्यापक और बड़ा होता जा रहा है। आज हम इसके कारणों पर चर्चा करेंगे और चर्चा इस मसले भी करेंगे कि आखिर यह आंदोलन की परिणति क्या होने वाली है। बहनों भाइयों, इस देश में कृषि का आंदोलन, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा आंदोलन आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया है। इस आंदोलन में 700 किसानों की शहादत और उसके बाद भारत की सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। इस उम्मीद के साथ वापस लिया कि किसान भाई मान जाएंगे, आंदोलन खत्म होगा और वापस सामान्य व्यवस्था बहाल होगी। लेकिन बात नहीं बनी, बात और उलझ गई और उलझते उलझते अब ऐसे मसलों पर आके फंस गई है कि जहां दोनों पक्षों को, दोनों पक्ष मतलब भारत की सरकार और भारत की किसान यूनियन, इन दोनों को बैठकर समन्वय स्थापित करके आपस में चर्चा करनी ही पड़ेगी, तभी मसले का कोई समाधान निकलेगा। एक तरफा ऐलान की वजह से किसान मानने को तैयार नहीं है और एमएसपी गारंटीड करने और दूसरे मसलों पर सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। सरकार कानून लेकर आई और लगभग 1 साल बाद सरकार ने कानून वापस भी ले लिया। लेकिन हासिल क्या किसको हुआ? सरकार को क्या हासिल हुआ? किसान भाइयों को क्या हासिल हुआ? भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को क्या हासिल हुआ और भारत के किसानों को क्या हासिल हुआ? हमें इस बारे में गंभीरता से बात करने की आवश्यकता है ताकि हम इस पेचीदा मुद्दे का कोई व्यापक एक समाधान जनता के समक्ष निकाल सकें और इसका एक मसले के समाधान की तरफ बढ़ें। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो मेरा पहला प्रश्न है कि क्या उत्तर प्रदेश में किसान कोई वोट बैंक है? जवाब है हाँ। 60 का दशक हो, 70 का दशक हो, 80 का दशक हो और 90 का दशक, किसान हमेशा एक बड़ा वोट बैंक रहा है जो जाति, धर्म, पंथ, मजहब, संप्रदाय, इन सबसे ऊपर उठकर खेती किसानी के नाम पर वोट करता है। दूसरा प्रश्न है कि इस बार किसानों का मूड क्या है? हमें इस बारे में व्यापक विचार विमर्श करने की, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, खेत खलिहान के से जुड़े लोगों से बात करने की आवश्यकता है कि वो चाहते क्या हैं, अन्नदाता का मूड क्या है और इस मामले का समाधान कैसे निकलेगा। और खेत खलिहान से किसान का ऐलान क्या है, किसान क्या चाहता है? क्या वाकई में किसानों के मुद्दे का समाधान समुचित रूप से हो गया जिसके लिए वो साल भर से आंदोलनरत थे, या इस पूरे मामले पर कोई राजनीति हो रही है? मसले गंभीर हैं और गंभीर इसलिए हैं क्योंकि इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। मैं हमेशा से इस मत में रहा हूं और ऐसा मानता रहा हूं और ऐसा मेरा विश्वास रहा है कि बात के माध्यम से बात बनती है। जब बात होती है तो कितनी भी बिगड़ी बात हो, बात बनती है। बैठकर बात करने से तमाम पेचीदा मुद्दों का हम समाधान कर सकते हैं, बशर्ते उसे इग्नोर करने के। तो ये वक्त बात करके बात बनाने का है, ना कि बात न करके बात बिगाड़ने का है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बयान सुने, उसके बाद तमाम महत्वपूर्ण प्रवक्ताओं और शख्सियतों के साथ इस डिबेट का मैं शुरुआत करूंगा। जो 750 किसान शहीद हुए हैं उसके भी बारे में बातचीत करें। हम जो मंत्री थे उनको नहीं समझा पाए, वे लेट समझे और उन्होंने प्रधानमंत्री को लेट समझाया। अगर वे समझा देते तो प्रधानमंत्री पहले घोषणा कर देते। एमएसपी लागू होना चाहिए देश में और पूरे देश के किसान को उनकी फसल की कीमत मिलनी चाहिए। उन 3 कृषि कानून को देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए स्वयं वापस ले लिया है। उनका ये कदम सकारात्मक है, सही दिशा में लिया गया कदम है। मुझे लगता है किसान नेताओं को भी उसी प्रकार से बड़ा दिल दिखाते हुए अपने आंदोलन को वापस लेना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम बिल वापस ले रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि बिल फिर आ जाएगा, तो किसान जान रहा है कि चुनाव के चलते सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। देश के अन्नदाता को सशक्त कैसे बनाया जाए, सुरक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए जरूरत है कि एमएसपी के लिए कानून बने। एमएसपी को लेकर कानून बनाना ही होगा। तो उत्तर प्रदेश के किसानों का, बहनों भाइयों, मूड क्या है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे
और इसकी व्यापकता के बारे में विचार विमर्श करने वाले हैं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से हैं, केपी मलिक बहुत ही जाने माने पत्रकार मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पंकज श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, फैजान खान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। थोड़ी देर में हमें राकेश टिकैत भी इस डिबेट में ज्वाइन करने वाले हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राकेश त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ, वो जस का तस है, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत, बड़ा और निर्णायक होता जा रहा है। क्या आपने कैलकुलेटेड डिसीजन लिया था या फिर आपका वापसी का दांव विफल रहा? बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत, बड़ा और निर्णायक होता जा रहा है। क्या आपने कैलकुलेटेड डिसीजन लिया था या फिर आपका वापसी का दांव विफल रहा? देखिए ब्रजेश जी, टेलीफोन कटा हुआ है, मैं टीवी से आपकी आवाज सुन पा रहा हूं जी, मैं जुड़वाता बात केवल कह सकता हूं कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए। कोई भी सरकार, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके सामने जो भी जनता है वो उनकी बातों को सुने और उसके बाद आधार पर लोगों के साथ बातचीत करे। ये प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा फैसला है। मुझे लगता है इस बड़े फैसले को बड़ी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। फैसला, कृषि बिलों पर फैसला वापस लिया जाना, ये कोई छोटा कदम नहीं है, ये एक बड़ा कदम है। इतने ही बड़े मन के साथ, इतने ही बड़े कदम के साथ अब वो जितने भी लोग आंदोलन पर, धरने पर बैठे हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, उन सबको बॉर्डर खाली करके, आंदोलन खत्म करके अपने अपने घर जाना चाहिए। बावजूद इसके अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या पंजाब और अन्य राज्यों के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पॉलिटिकल मोटिवेशन के आधार पर, विपक्ष के प्रोत्साहन पर अगर कोई आंदोलन चलाने की कोशिश करता है तो किसानों के बीच में उसकी साख स्वतः ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश का किसान हो या देश का किसान हो, वो इस बात को बेहतर ढंग से जानता है कि कौन सी सरकार उनके हितों की चिंता करने वाली है, किस सरकार ने उनके हितों को अब तक साधने का काम किया है। देश की में इससे पहले जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू करके 6,000 रुपए उनके खातों तक पहुंचाने का काम हमने किया है। पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तहत चलाई हमने। और मैं आपको ब्रजेश जी याद दिलाऊं कि पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 50% तक फसल खराब होने पर मुआवजा राशि मिलती थी, लेकिन सरकार ने किसान संगठनों की मांग के आधार पर उसमें संशोधन करके, आप मुझे बताइए, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि तीनों कृषि कानून जब वापस लिए जाएंगे करने के लिए पक्षधर समाधान निकलेगा, लेकिन समाधान तो निकला नहीं। समाधान नहीं निकला राकेश जी। लग रहा है मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं कोशिश करूंगा कि उन तक आवाज़ मेरी पहुंचे, मैं वापस उन्हें फिर कनेक्ट करूंगा। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत शुक्रिया घनश्याम जी हमारे साथ डिबेट में ज्वाइन करने के लिए। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि तीनों कृषि कानून जब वापस हुए हैं तो ये आंदोलन शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये आंदोलन MSP और दूसरे बिलों की मांग को लेकर या दूसरे मसलों की मांग को लेकर पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। राकेश त्रिपाठी अभी आरोप लगा रहे थे कि इसके पीछे आप लोगों का षड्यंत्र है। नमस्कार ब्रजेश जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए, 3 बातें अहम हैं। पहला कि प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि मेरी तपस्या में कुछ कमी हो गई थी, जहां पर जून 2020 से किसानों के खिलाफ ये काले कानून को रचना शुरू किया गया था। 750 से अधिक किसान इसमें शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, एक मंत्री, एक कार्यकर्ता, एक प्रवक्ता किसी किसान परिवार के पास नहीं गया, न कोई संवेदना व्यक्त की गई। ऐसा लगा कि समूची भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है उसमें किसान कहीं नहीं है, किसान होने का ढोंग किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि हमने कंसल्टेशन की, लेकिन जब कंसल्टेशन के बारे में पूछा गया तो सरकार प्रस्तुत नहीं कर पाई। तो इसलिए अनेक कारण है जिसके चलते किसानों का सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि ये देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। पहली बार किसान इस स्तर पर संगठित हुआ है और एक ऐसी सरकार के खिलाफ संगठित हुआ है जिसे, चाहे वो सिविल सोसाइटी है या जर्नलिस्ट हैं या फिर विपक्ष है, तानाशाह सरकार घोषित करता है, जिसके ऊपर आरोप है कि राज्यसभा में आपकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि उन्हें आशंका है कि ये बिल वापस दोबारा चुनाव के बाद लाया जा सकता है। ये गंभीर आरोप है। ये किसान भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी कह रहे हैं, कलराज मिश्र जी ने भी कहा है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में ये चर्चा है कि सरकार की तानाशाही का रुख ऐसा है कि न ये अन्याय से डरते हैं, न ये किसानों से डरते हैं, न नौजवानों से डरते हैं, बस चुनाव आता है तो वोटरों से डरते हैं और आपके मतदानों से डरते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये सरकार सिर्फ मतदान से डरती है, तो मतदान के समय मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फैजान खान को भी आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। फैजान जी, आपको क्या लगता है इस मसले का समाधान न निकल पाने के पीछे के कारण क्या है? सरकार का कहना है हमने कानून वापस ले लिया, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं, वो दूसरे मुद्दों की मांग पर डटे हुए।
नहीं ब्रिजेश भाई, आप ही के चैनल पे हमने और आप सब ने कितनी बार आपने इसको सुलझाने की कोशिश की, आपने कितनी बार कोशिश की कि किसान और सरकार के बीच में मध्यस्थता भी आपने करने की कोशिश की। मैंने देखा आपके चैनल पे, मैं भी खुद डिबेट पे आपके साथ बैठा हुआ था। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि किसान नहीं मान रहे हैं, ये साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत पे शक और शुबा पैदा कर रही है। इसका सीधा उदाहरण ये है कि आप बताइए, 1 साल से किसान आंदोलन में थे, आज प्रवक्ता बीजेपी कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जानी चाहिए। जब मैं, आप और सारा विपक्ष इस बात को कह रहा था भारतीय जनता पार्टी को, इनसे पूछिए उस वक्त क्या जवाब दिया करते थे ये उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी। तो बहन जी भी कह रही कि देर से लिया गया फैसला है। बताइए, और देर से लेने अब तो बहन जी कह रही हैं। भाई आदरणीय बहन जी ने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें इस बात का आभास था कि 750 किसान ऑलरेडी मर चुके हैं। जी जी, उन्हें जवाब कौन देगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को तो कहा, ब्रिजेश भाई उन्होंने कहा कि मुझे तपस्या में मेरी कमी रह गई। उस तपस्या में उनके कमी में 750 किसानों का बलिदान चला गया, शहीद हो गए वो किसान। उनके परिवार पे उन्होंने कोई व्याख्या नहीं दी, कोई बात नहीं कही, कोई मुआवजे की बात नहीं की। इसलिए किसानों को डर लग रहा है। मैं पंकज श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, आपको क्या लगता है इस मसले का समाधान न निकल पाने के पीछे के वास्तविक कारण क्या हैं? ब्रजेश जी, मुझे बड़ी खुशी है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं महोदय हैं, उन्होंने लोकतंत्र और सबकी बात सुने जाने जैसी बातें कही हैं। अगर सचमुच इन्हें लोकतंत्र पर विश्वास होता तो ये कानून बनाने के पहले किसान संगठनों से बात करते और सबसे बड़ी बात संसद में बहस होती, लंबी बहस होती, फिर वो शायद सिलेक्ट कमेटी के पास जाता, एक व्यापक विचार विमर्श करके कोई कानून बनता जिसमें सबकी सहमति होती, तो इस देश में उसका दूसरी तरह से स्वागत होता। लेकिन जिस तरह से किसानों को दबाया गया, दमन किया गया, रास्ते में कीलें ठोकी गई, हम सब ने वो विजुअल देखे, कभी नहीं भूल सकते। सड़कें काटी गई, पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया, देशद्रोही कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन इन किसानों ने दुनिया, आप भारत की बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, मैं इतिहास का मामूली सा विद्यार्थी हूं, दुनिया के इतिहास में इस तरह के शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन का जिक्र ही नहीं है। पूरे मानवता के इतिहास में इस तरह का आंदोलन पर नहीं अभी चला। ये कानून जहां जब वापस हो गया तो ये मसले का समाधान क्यों नहीं मसले निकल का रहा? समाधान यह है कि जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मान ले। 2011 में कमेटी थी, माननीय मोदी जी उसके चेयरमैन थे, वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। उन्होंने कहा था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए और ये तत्कालीन प्रधानमंत्री को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। दिक्कत क्या है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की वो समझ कहां गायब हो गई। और उसमें बात क्या थी एमएसपी की? C2 + 50%। C2 का मतलब है कि जमीन का किराया, जो ब्याज है, जो श्रम है, उन सबको जोड़कर उसको 50% जोड़ दीजिए। और वो जो है, राकेश त्रिपाठी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप लोग फ्यूलिंग कर रहे हैं इस आंदोलन को? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों को कह रही है कि उनका सामना वो नहीं कर पा रही है, तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम जनता के शोक को शक्ति में बदलना है। लोकतंत्र की ये बुनियादी बात है, ये इस पे आश्चर्य कर रहे हैं। इन्होंने लंबा अपना जीवन विपक्ष में रहते हुए बिताया है। वो क्या करते थे? जनता के पक्ष में खड़े होकर सरकार के खिलाफ बोलते थे। लोहिया जी यही बात कहते थे कि अगर सड़कें खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। आज किसानों ने ये साबित किया है, लग रहा है। किसानों ने साबित किया है कि इस देश में संसद को आवारा नहीं होने देंगे। और बहुत मुझे इस शुक्रिया बात को कहने में हक, मैं केपी मलिक को आमंत्रित कोई करता हूं। शक नहीं है कि इस देश के राजनीतिक दलों को भी किसानों सीखना चाहिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। और केपी मलिक जी के बाद मैं आपको एक बहुत ही विशेष मेहमान से मिलवाने वाला हूँ। पहले मैं केपी मलिक साहब से थोड़ा सा रूबरू हो लूँ। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी के ऐलान के पश्चात ये पूरा आंदोलन खत्म होगा और किसान भाई खेतों में और अपने घरों पे लौटेंगे, लोग कामकाज में लौटेंगे और वापस सामान्य व्यवस्था बहाल होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये आंदोलन पहले से ज़्यादा मजबूत, व्यापक, भीषण और संगठित होता जा रहा है। देखिए ब्रजेश जी, मुझे प्रधानमंत्री जी का इस तरह से टीवी पे आना और एकाएक ये अनाउंस करना बड़ा अटपटा लगा है। यहाँ पे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं वो बहुत ही उम्दा किस्म के सलाहकार हैं जिन्होंने सलाह दी है। और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये आंदोलन प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बाद बुरी तरह से उलझ गया है। किसानों का मोरल बढ़ गया है, विपक्षियों का मोरल बढ़ गया है और आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जाने जाते थे अपने सख्त निर्णय लेने के लिए, ये जो एक बार निर्णय ले लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते हैं, और प्रधानमंत्री जी एकाएक पीछे हट गए, तो ये भी लोगों को एक अजूबा दिखाई दे रहा है।
मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को बड़ी संजीदगी के साथ पहले किसानों से बात करनी चाहिए थी, 1-2 दौर की बातचीत करके। अगर ये इतना बड़ा निर्णय था, किसानों ने नारा दिया था जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, तो बिल वापसी तो हो गई, तो किसान घर नहीं गए। तो ये जिस तरीके से बिल को वापस लिया क्या गया आपको है, लगता है कि ये कोई जिद की लड़ाई हो गई है या आन बान शान की लड़ाई है, या फिर ये वास्तविक मुद्दे हैं जिनको हल किया जाना बेहद जरूरी है? देखिए ब्रजेश जी, अगर देखें ये बहुत वास्तविक मुद्दे हैं। कृषि कानून या कृषि में सुधार की बहुत आवश्यकता है, कई सालों से आवश्यकता है। और मैं तो कहूँगा ब्रजेश जी, ये दुर्भाग्य है देश का, और आने वाले सालों में भी कोई भी सियासी दल या कोई भी नेता इनमें सुधार लाने में डरेगा, क्योंकि अगर फुल मेजोरिटी की इतना बड़ा सियासी दल, इतना दबंग प्रधानमंत्री कृषि कानून नहीं ला पाया, तो कोई भी इस आग में हाथ नहीं डालेगा। मुझे लगता है दुर्भाग्य किसानों का भी है। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आप इसके अलावा ब्रजेश जी, मैं आता हूं आपके पास। मेरे साथ इस वक्त मैं छोटी सी अच्छा कंप्लीट कर लें मलिक साहब, ब्रजेश जी, एक मिनट और प्लीज गो अहेड। जी, इसमें क्या है कि अगर देखें आप, प्रधानमंत्री जी ने जो भी बातें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कही थी, आपको याद होगा, मैं वेस्टर्न यूपी की कई सारी प्रधानमंत्री की रैली कवर की थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा था 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाएगा, और इन्होंने कई सारी घोषणाएं की थी, कुछ नहीं हुआ। तो किसान कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और इस किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत जी को आमंत्रित करता हूं। इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज आपने लखनऊ में एक बड़ी महापंचायत की जी। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी के ऐलान के पश्चात ये आंदोलन शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये पहले से ज़्यादा संगठित, बड़ा और व्यापक होता जा रहा है। आंदोलन वापस न लेने के पीछे के कारण आप बता सकते हैं? देखो, जिस तरह से सरकार इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है, वो भी एक जालसाजी में फंसा कर लेना चाहती है। भावनाओं से वो भी नहीं लेना चाहती, वो भी किसानों की बेइज्जती करके घर वापसी भेजना चाहती है। ये किसका बड़ा कारण सबसे ये है। बेइज्जती का मतलब? हाँ, बेइज्जती। कैसे? जब ये भाई आप किसी से बात करोगे नहीं, आपके घर पर बैठा है 1 साल से आदमी, आप कह दीजिए हमने कर दिया, आप भाग जाओ, हमसे जाओ, तो कोई भिखारी है किसान। किसी से बातचीत नहीं होगी, एक समझौता होने जा रहे हैं, तो आप कम से कम गले मिलकर तो समझौता करोगे। वो किसी को सह सम्मान तो भेजोगे, उसको 1 साल से क्या क्या दुख दर्द से है उसकी बात तो सुनोगे। यहाँ से हम मुकदमे लेके भी जाएंगे, यहाँ से 750 किसानों की शहादत लेके भी जाएंगे, आगे हमारा आना जाना बंद हो गया, हम वो लेके भी जाएंगे। क्यों? हमने कोई पाप किया है आंदोलन करके? जो 4 चीज़ें हमारी थी जिस दिन हम यहाँ पे आए, हमारा था ये 3 काले कानून, उसी के साथ में हमारा था एमएसपी जी, उसी के साथ में पुराली वाला जो पोल्यूशन का एक मामला था, उसी के साथ में था बिजली अमेंडमेंट बिल। ये 4 चीज़ें जब पहले दिन आए तो 4 चीज़ें ये थी। 2 चीज़ों पे सहमति बनेगी, दूसरी तीसरी दौर की वार्ता में ही 2 चीज़ उन्होंने कर ली। पुराली पे कह दिया कि हम वापसी ले लेंगे, और बिजली अमेंडमेंट बिल पे कह दिया कि हम वापसी ले लेंगे। सभी चैनलों के सामने सबने ये कहा कि भाई आधी जीत किसान की होगी, ये कहा, हमने मान लिया। अगली बातचीत जो 3 कानून थे, इन पे बातचीत होती रही, उन पे सहमति नहीं बनी। हमने कहा कि भाई इन पे सहमति नहीं बननी, जैसे 2 कानूनों पर सहमति पहले बन गई, आप इनको छोड़ दो और आप एमएसपी पे बातचीत शुरू कर लेते हैं। तो साफ सरकार का ये था कि एमएसपी पे बाद में बातचीत होगी, पहले 3 कानूनों पर बातचीत होगी। तो भाई कानून पर बात नहीं बनी तो एमएसपी मुद्दे पे उसमें आया ही नहीं। पर ये तो आप मानते हैं कि इस पूरे आंदोलन का मुख्य आधार बिंदु ये 3 कृषि कानून? नहीं, एमएसपी भी इसका था। ओके, एमएसपी भी था, क्योंकि एमएसपी ज्यादा चर्चा में आया ही नहीं। एमएसपी का नाम लेते रहे, और सरकार का ये था कि इसको हाईलाइट 3 को करते रहो, आप एमएसपी को छोड़ दो, क्योंकि एमएसपी पे सरकार चर्चा ही नहीं करना चाहती थी शुरू में ही। भाई जैसे 2 चीजों पर चर्चा उनकी हुई और उस पर सहमति बन गई, एमएसपी पे भी चर्चा तो कर लेते। हमने कहा भाई चर्चा तो कर लो इस पे, कह ले नहीं एमएसपी पे हमको कोई चर्चा नहीं करनी।
तो इसका मतलब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि एमएसपी को तो हमको लागू करना ही नहीं, तो ये पूरा दिख रहा था। तो आप ये चाहते हैं कि सरकार आपके साथ बैठकर या किसान यूनियन के साथ बैठकर चर्चा करती, फिर ये फैसला होता तो ज़्यादा बेहतर होता? नहीं, हम और भी सुना रहे हैं उसी टाइम पे ये भी बातचीत हुई थी कि अगर इन पर सहमति हमारी बन जाएगी तो एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो और मामले होंगे, 4 कानून से अलग भी और मामले बहुत हैं, वो कमेटी उस पर बातचीत करती रहेगी, धरना समाप्त हो जाएगा। ये बातें हाउस में हुई थी। धरना, कानून और एमएसपी पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब तक ज़्यादा डेथ किसी की हुई नहीं थी। लेकिन वो हुआ नहीं, 11 महीने का दौर हुआ, 750 किसानों की शहादत हुई जी, और मुकदमे दर्ज हुए, ये सारे घटनाक्रम हुए। अब बिल्कुल बल्ला झाड़ के भारत सरकार के 3 कानून वापसी ले लिए और सब चैनलों पर उस पर ये टास्क दे के कि आप अब क्वेश्चन किसानों से करो कि आप घर वापसी क्यों नहीं जा रहे, आप घर वापसी क्यों नहीं जा रहे। भाई एमएसपी का क्या होगा, जो दूसरे और इशू है उसका क्या होगा, जो ये शहादत किसानों की हुई इसमें जो लाभ और हानि हुआ उसका क्या होगा। हम यहाँ पे कोई मुकदमे लड़ने आएंगे फिर दिल्ली में, हरियाणा में हम मुकदमे लड़ने आएंगे? क्या बात इतनी बिगड़ गई है कि अब बात बन नहीं सकती? नहीं, हम तो बना रहे हैं, वे बात नहीं करना चाहते, इमेज किसानों की खराब करना चाहते हैं। कैसे, आप बताइए मुझे कैसे? अरे वे जब बात नहीं करना चाहते और ये कह रहे कि भाई आप चले जाओ वापसी, पूरे प्रेस के मीडिया दूसरी चीज पे बात ही नहीं कर रहे, कह रहे जी आप वापसी चले जाओ। हमने कहा कि भाई बातचीत तो शुरू करो, जो और हमारे मसले हैं, जो मुकदमे हैं इसको कौन झेल लगा, ये आंदोलन के दौरान के मुकदमे। अगर ये कानून सही था तो आप पहले दिन कर लेते। तो इस बात का क्रेडिट तो आपके और आपके आंदोलन को जाएगा कि आपने इतने बड़े कानून वापस कराने में सफलता हासिल की। ये क्रेडिट तो जाएगा उन किसानों को जिनकी शहादत हुई, ये क्रेडिट तो सरकार ही ले ले। हमारे मसले तो समाधान करते, यहाँ क्रेडिट की पड़ रही या समाधान की पड़ रही। मतलब 750 शहीद हो गए किसान और यहाँ पे सरकार को अब भी क्रेडिट की पड़ रही कि क्रेडिट कौन लेगा। तो सरकार तो ये कह रही कि आप लोगों को समझाने के उसने बहुत प्रयास किया और काफी हद तक कुछ बहुत समझा दिया, बस कुछ लोग को नहीं समझा पाए जैसे आप जैसे। और फिर वापसी क्यों ले लिया भाई, समझा नहीं पाए। तो कुछ लोग हैं आप जैसे जिनको नहीं। हाँ, हम तो कुछ लोग हैं भाई, हम कुछ लोग हैं, हमको समझा नहीं पाए, कुछ लोग हैं। यही तो कटाक्ष की बात करते हैं वे, मतलब यही तो कटाक्ष की बात करते हैं। कटाक्ष से मतलब आपका? ये कटाक्ष ही तो है कि कुछ लोगों को नहीं समझा पाए। हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम पिछले 11 महीने से कुछ मंत्रियों को नहीं समझा पाए और कुछ मंत्री प्रधानमंत्री को नहीं समझा पाए, लेकिन 11 महीने में प्रधानमंत्री जी भी समझ गए और भारत सरकार भी समझ गए कि हम सही थे। तो इसका मतलब ये है कि काले कानून थे और उन्होंने मान लिया और उन्होंने उसको वापसी ले लिया। लेकिन उसके साथ में जो और चीज़ें आई हैं उनको भी तो लेना पड़ेगा ना। 750 की किसानों की शहादत भी सरकार को ही लेनी पड़ेगी। मेरा एक सुझाव है कि क्यों नहीं वापस से बातचीत शुरू करते हैं आप लोग? हम तो कह रहे हैं, हमको तो चिट्ठी लिखी, हमने तो कहा कि बातचीत शुरू करो और बातचीत से ही इसका समाधान निकलेगा। तो आप लोग वापस एक पत्र लिखिए, संयुक्त किसान मोर्चा कल लिख दिया उनको पत्र कि हमारी 6 डिमांड है ये, आप इस पर बातचीत शुरू करो। कुछ अब हो जाएगी, कुछ जो बाद में होगी, क्या क्या होगा उस पर बन जाएगी, लेकिन बातचीत तो शुरू करे सरकार। उत्तर प्रदेश में चुनाव है जी, सब ठीक है? हाँ, चुनाव तो नेचुरल प्रक्रिया है कि चुनाव है, चुनाव तो 5 साल में आती है। अब तो कानून वापस हो गया? नहीं, दूसरे मामले भी तो हैं। कानून वापसी हो गए तो दूसरे मामले कौन करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मामला चुनाव तक फंसा के रखना चाहते हो? हम नहीं फंसा के रखना चाहते, हमको कोई शौक है या हमारा ये पेशा है भैया, तो हमारा शौक हो या हमारा पैसा हो, दोनों चीज में से कोई हमारा है। हम बातचीत करना चाहते हैं सरकार से, इन मसलों पर बात करे सरकार। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव के दबाव की वजह से सरकार ने ये कानून वापस लिया? या आपके आंदोलन से सरकार पीछे हटी? ये आंदोलन का है, चुनाव अब क्या पता किस उससे ले लिया। अब इस पर बहस पे नहीं जाना चाहिए भाई, हमें ये है कि अब उस पर नहीं जाना चाहिए कि भैंस काले रंग की है क्या सफेद रंग की, उस पर जाना चाहिए कि भैंस दूध कितना दे रही। तो सरकारों ने ये काम कर दिया, बातचीत से इस मामले को खत्म करे इसको।
तो पश्चिम उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में किसान इस बार दूध किस पार्टी को देने वाला है? हमने कहा कि अभी चुनाव की कहाँ बात आएगी। अरे अब तो चुनाव को कितना है, 100 डेज में सारी कैंपेनिंग, मतदान सब खत्म। सुन लो, अभी तो ये समाधान की तरफ आंदोलन जा रहा है। तो जब आंदोलन समाधान की तरफ जा रहा है तो समाधान की तरफ ही कर लेने दो, और जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी चुनाव की, उस दिन हम बात बता देंगे। तो एक कदम सरकार बढ़ी है तो 1.5 कदम आप बढ़ जाओ। नहीं, हम तो 6 कदम बढ़ जाएंगे। सरकार बढ़े तो सरकार है कहाँ, मिले तो 22 जनवरी के बाद में हमको 10 महीने हो गए, सरकार तो मिली नहीं। तो इसको सुलझाया कैसे जाए? बातचीत से ही इसका समाधान होगा। हम तो पंचायती आदमी हैं, आमने सामने बैठ लो, एक टेबल पे ले आओ, एक कागज बना लो और इसको समाधान हो जाएगा इसका। चलो मान लो कि सरकार आपको इस वक्त लाइव सुन रही है, आप क्या प्रस्ताव देना चाहते हो? हमने तो 6 प्रस्ताव दे दिए। पढ़ दो 6 प्रस्ताव पढ़ो। जो किसान शहीद हैं वो सरकार की जिम्मेदारी है, उनको कंपनसेशन, उनका एक जगह जो स्मारक वहां पे बना दे। जो एमएसपी है उसके गारंटी कानून, एक कमेटी बन जाए, जो दूसरे और मामले होंगे उनसे वो उस पर बातचीत कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी की घटना, अजय टैनी की गिरफ्तारी, ये सारे मामले हैं, ये बातचीत में आएंगे सारे। जब टेबल पर बैठेंगे, 2 बात उनकी मान लेंगे, 2 हम उनकी मान लेंगे, 2 वे हमारी मान लो, तो कहीं ना कहीं सहमति एक बनेगी। अब 2 दिन बाद से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। हाँ जी। और मुझे उम्मीद है कि 29 नवंबर को ये बिल वापस पार्लियामेंट से हो जाना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव है। हाँ, हो जाएंगे। तो आपको तो तसल्ली होनी चाहिए कि एक बड़ा काम हो गया। अच्छा, दूसरे काम कौन करेगा? ये जो शहादत हुई इसका कौन करेगा? ये भी तो इसी में ही है। ओके, तो आप इसके लिए कुछ अलग से कानून चाहते हैं? नहीं, एक तो एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाए, उतने से बात बन जाएगी, उठ जाओगे तब। जो ये किसानों की शहादत हुई इसमें एमएसपी पे कानून गारंटीड कर दें। ओके, हाँ, और बाकियों पर बातचीत शुरू हो तो आप मान जाओगे? हो जाएगा ये तो आंदोलन खत्म कर दोगे? वो बैठे तो भाई, जब बैठेंगे तो सारी चीजें आएगी सामने। ओके, राकेश त्रिपाठी हैं, कुछ जवाब देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और प्रवक्ता हैं, वो आपको कुछ बताना भी चाहते हैं। राकेश जी, आपने तसल्ली से राकेश टिकैत जी की बात सुनी, आप भी राकेश, वो भी राकेश। मैं चाहता हूं कि इस मसले का समाधान दोनों राकेश आज ही निकाल लें। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हमेशा समाधान चाहती है। हम कभी भी नहीं चाहते कि कोई धरना प्रदर्शन करे, अपने घरों को छोड़ करके इस तरह से आकर के बैठे, सड़कों को रोके। इसमें दोनों तरह से समस्याएं होती हैं। उन संगठनों को भी समस्या है, उन किसानों को भी समस्या है जो धरने पर बैठे हैं, और उनके धरने पर बैठने की वजह से जो रूट डाइवर्ट करने पड़े हैं उनको भी समस्याएं हैं। इसीलिए 11 दौर की वार्ता सरकार ने की, जो भी अपेक्षाएं की इस बिल को लेकर के संशोधन करने की, सरकार ने वो सारी बातें मानी। बावजूद इसके अगर इस बात की जिद पर अड़े रहे कि नहीं ये पूरा बिल वापस लीजिए तभी हम बातचीत को मानेंगे, सरकार ने वो भी शर्त स्वीकार की और पूरे बिल वापस ले लिए। अब इसके बाद ये समस्या है कि हमसे बिना बातचीत के बिल वापस क्यों ले लिए, इसलिए हम धरने पर बैठेंगे। मैं मानता हूं ये पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, सारे किसान देख रहे हैं कि किस प्रकार से जिद की जा रही है। पर आप ये मुझे बताओ राकेश जी, हटाया जा सकता है। उनकी एक डिमांड है कि एमएसपी गारंटीड कर दी जाए और बाकी विषयों पर बातचीत शुरू हो। हम तो एमएसपी समेत सभी विषयों पर बातचीत के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनाने के लिए कहा है। कमेटी बनेगी, कमेटी में कृषि वैज्ञानिक भी होंगे, किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, सब मिलकर के बैठ करके बातचीत करेंगे। मैं चाहता हूं कि आज इस मसले में हम लोग कोई ठोस पहल करें। राकेश टिकैत ने 6 मुद्दे रखे, आपके पास कोई समाधान है कि कब तक ये बैठक होगी और वार्ता दोबारा शुरू हो? हम सब चाहते हैं कि बातचीत के टेबल पे आप लोग लौटिए। आप लोग मतलब दोनों पक्ष, सरकार और यूनियन। देखिए, सरकार कभी भी बातचीत के लिए पीछे नहीं है, सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। सरकार ने पहले भी बातचीत की है, जब आंदोलन चल रहा था तब भी हम बातचीत कर रहे थे और बार बार इस बात की अपेक्षा कर रहे थे कि आंदोलन को समाप्त करके बातचीत के टेबल पर आइए, समाधान बातचीत से ही है। सरकार ने अब बिल वापस ले लिए हैं, जिस बात की जिद पर अड़े हुए थे कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक संवाद नहीं करेंगे। अब बिल वापस हो गया, बातचीत के टेबल पर आना चाहिए, कमेटी बनाने के लिए। तो वो तैयार है बातचीत की टेबल पे आने के लिए। आप कोई प्रस्ताव दीजिए कि किस दिन और कहां पर मिलना है, ये सहमत हैं और तैयार हैं आने को?
देखिए ब्रजेश जी, अभी पहले पार्लियामेंट से कानून वापस हो जाने दीजिए, जिस बात के लिए प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, और मैं उम्मीद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी की बातचीत जो उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में पूरे देश के सामने स्वीकार किया है, कोई बंद कमरे में अकेले में किसी जब आप बोल रहे थे तो राकेश टिकैत जी कुछ तथ्य रखना चाहते थे, कही है। मैं राकेश टिकैत जी को मौका देता हूं, वो कुछ करेक्ट करना चाह रहे थे। टिकैत जी गो अहेड। हमने ये कहा है कि ये गलत कह रहे हैं, ना तो हमने कभी बातचीत से मना करा, हम उस टाइम पे भी बातचीत करना चाहते थे, आज भी करना चाहते हैं। और रही कमेटी बनाने की बात, इन्होंने ये कहा कि धरना खत्म कर कमेटी बना लेंगे, उसमें आप प्रस्ताव रखो। कमेटी तो एमएसपी पे बनी हुई है, कमेटी तो 2011 में बन गई थी, जब प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो एक फाइनेंशियल कमेटी बनी हुई थी, इनकी जिम्मेदारी दी थी कि एमएसपी पे एक ड्राफ्ट तैयार करो। इन्होंने उस ड्राफ्ट में एक कहा था, उसमें और भी मुख्यमंत्री थे, ड्राफ्ट में ये उन्होंने लिखा कि एमएसपी पे गारंटी कानून भारत सरकार को बनाना चाहिए। तो 10 साल से कमेटी तो बनी हुई है, आज इन्हीं का ही प्रस्ताव, वो उस टाइम का प्रस्ताव इनके पीएमओ में रखा हुआ है, अब कहाँ जरूरत है। तो राकेश त्रिपाठी की बातों से ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट सेशन के पश्चात ये वार्ता शुरू हो सकती है, आप ऐसा सहमत हैं? टिकैत जी बिल्कुल शुरू हो। टिकैत जी जी आप सहमत हैं पार्लियामेंट सेशन के बाद बातचीत शुरू हो? नहीं, पार्लियामेंट सेशन तक क्यों जाने देना चाहते हो आप इसको? अब तो परसों शुरू ही हो रहा है। शुरू तो हो रहा है, उससे पहली बातचीत शुरू करो ना। पार्लियामेंट सेशन तो 29 तारीख से है, आप शुरू करो ना पहले ही। ओके राकेश त्रिपाठी जी, पहले ही शुरू कर लो बातचीत पार्लियामेंट जाने से पहले। देखिए मैं इस बात देखिए राकेश जी इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि 433 लाख टन की खरीद अगर गेहूं की हुई है तो रिकॉर्ड खरीद इससे पहले इस देश में कभी नहीं हुई है। जितनी धान की खरीद इस समय हुई है, इससे पहले एमएसपी पर धान की खरीद कभी नहीं हुई है। हमने रिकॉर्ड खरीदारी करने का काम किया है। ऐसा हुआ है राकेश टिकैत जी? 1,56,000 करोड़ रुपए मैंने आपका पॉइंट नोट किया, खाते में सीधे पहुंचाने का काम किया। टिकैत जी कुछ मेंशन करना चाहते हैं? यस टिकैत जी गो अहेड। वो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मंसूरी धान पैदा होता है वो बिहार और बिहार के बॉर्डर पर पैदा होता है, और रामपुर में उसी मंसूरी दाल की खरीद होती है। एक ही जिले का डाटा आपको दिया है, ये ध्यान से सुन लेना, किसी और के सामने मत कहना कि सरकार ने खरीद करी व्यापारियों ने, एमएसपी पे बेचा व्यापारियों ने। जो व्यापारी 20-30 हजार क्विंटल धान खरीद के, आपके लोग उसको धान को सस्ते में खरीद के और एमएसपी पे बेचते हैं, क्या आप यही व्यवस्था चाहते हो एमएसपी की? इसलिए एमएसपी लाना नहीं चाहते कि इनके लोग लगे हुए हैं उसमें। और रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 200 करोड़ का घोटाला हुआ, हमने सबके नाम दिए हैं, उसकी जांच करवा लो। 11,000 फर्जी किसान इन्होंने बनाए, उस पर खरीद करी, 200 करोड़ का घोटाला हुआ, उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच करवा लो, एक ही जिले की करवा लो। आज आप लखनऊ क्यों आए थे? पंचायत लखनऊ में आए थे, कर रहे थे। अजय टैनी जिसने 5 लोगों को मारा है वो उसमें इन्वॉल्व है, 120 का मुलजिम है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वो देश का गृह राज्य मंत्री है, जांच को प्रभावित करेगा, उनके खिलाफ मामला था। यहाँ पे चेतावनी देने आए हैं आप? नहीं, ये तो प्रस्तावित मीटिंग हमारी पहले से थी, जब बीच में बारिश हुई तो हम यहाँ पे नहीं आए, ये आगे मीटिंग बढ़ाई। और ये दोनों घटनाक्रम एक ही टाइम पे हुए। प्रधानमंत्री जी ने जो कानून वापसी की बात करी उसमें और इस मीटिंग में सिर्फ 2 ही दिन का इसमें अंतर था। कोई मुझे बता रहा था कि 7 दिसंबर के बाद आप लखीमपुर जा रहे हैं। लखीमपुर जाएंगे, वहाँ पे उन किसानों से मिलेंगे जिनके परिवार की शहादत हुई, उन लोगों से मिलेंगे जिनके परिवार के लोग जेल में बंद हैं जी। वहाँ पे जाएंगे और हम 2 दिन वहाँ पे जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी मेरे साथ मौजूद है, वो कुछ तथ्य रखना चाहते हैं। घनश्याम जी, आप मुझे बताइए कि इस मसले का कुछ व्यापक समाधान में विपक्ष, सिविल सोसाइटी, मीडिया, हम सबको मिलकर एक व्यापक पहल करने की आवश्यकता है, ताकि राकेश टिकैत जी और राकेश त्रिपाठी जी जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग बैठकर इस मसले का कोई सकारात्मक समाधान खोजें। देखिए, मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि राकेश त्रिपाठी जी यहाँ कोई समाधान खोज पाते, क्योंकि 4 दिन पहले जो कृषि मंत्री हैं देश के, नरेंद्र सिंह तोमर, उनका जो बयान था, ऐसा लग रहा था, उस बयान को आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी, उनके बयान में उनको खुद ही कुछ हवा नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कदम ले लेंगे। जहां पर देश के कृषि मंत्री को ऐसा निर्णय होने के 1 दिन पहले भी पता नहीं है कि ऐसा निर्णय होने जा रहा है, और वो अभी भी उस समय भी कृषि कानूनों की वकालत कर रहे थे, उसमें राकेश त्रिपाठी जी क्या कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि आपके दर्शक देख रहे हैं
कि इस देश में प्रधानमंत्री कैसे निर्णय लेते हैं। उनके सामने न संसद कहीं टिकती है, न वार्तालाप कहीं टिकता है, न संवाद टिकता है, न सम्मान टिकता है, न समाधान टिकता है, सिर्फ अपनी एक सोच टिकती है। तो मुझे लगता है कि जो इतने समय बाद जब किसान संगठित ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन की आड़ में आप और आपका जो सहयोगी दल है राष्ट्रीय लोकदल, उसे इस आंदोलन का फायदा राजनीतिक तौर पर उठाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इस आंदोलन का देश को बहुत बड़ा लाभ हुआ है कि एक बार पुनः लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कितनी हैं, और आज भी वो उन जड़ों को जो सींच रहा है वो किसान और नौजवान है, और उन जड़ों के साथ जो खड़ा है वो देश का विपक्ष है। खासकर जब सरकार ज्यादा तानाशाह होती है तो विपक्ष और मजबूती से। अरे विपक्ष ने इनका साथ कहाँ दिया? इनका तो तकलीफ ही उसी बात की राकेश टिकैत की है। नहीं, मुझे लगता है कि ये स्पष्ट है शुरू से, ये आंदोलन, ये जीत किसानों की जीत है। हम जनता के सामने जब जाएंगे तो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जाएंगे, अपने काम के आधार पर जाएंगे और अपने संकल्प के आधार पर जाएंगे कि हम एक तानाशाही सरकार नहीं देंगे। हम तो क्या आप ये कह पाने की स्थिति में है कि अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है या आपके घोषणा पत्र में एमएसपी गारंटीड होगा? क्योंकि एग्रीकल्चर का एक पार्ट स्टेट सब्जेक्ट भी है। मैं ये कहने की स्थिति में बिल्कुल हूं कि हमारा जो घोषणा पत्र बन रहा है वो अनेक किसानों से, किसान संगठनों से बातचीत करके बन रहा है, और उनकी जो बेहतरीन राय होगी एमएसपी गारंटी करोगे या नहीं? हमारे साथ वो मैंने जैसे कहा, जो घोषणा पत्र सामने नहीं है उसके बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि वो इस सरकार की तरह तानाशाही रुख से नहीं बन रहा है, वो सबके संवाद से बन रहा है। ओके, फैजान खान आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस, गो अहेड। जी ब्रजेश भाई, जो आप इनसे गारंटी लेना चाह रहे थे, आदरणीय वो गारंटी आप देने को तैयार हैं? आदरणीय बहन जी ने गारंटी दे दी है ऑलरेडी। उन्होंने एमएसपी पे बोला गारंटी कानून लाने के लिए। क्या वायदा है मायावती जी का, आप दर्शकों के सामने दोहराएं? मुआवजा 750 किसान जो शहीद हुए हैं, राकेश टिकैत जी जानते वो भी जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं जी, सबको, उत्तर प्रदेशी नहीं, जो किसान भाई हमारे शहीद हुए इस आंदोलन में, सबको मुआवजा मिले और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। नहीं, डिमांड की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपके घोषणा पत्र का ऐलान होगा या जब नहीं? हम डिमांड कर रहे हैं ब्रिजेश भाई, तो हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हम सबसे पहले वो काम करेंगे। ओके, क्या एमएसपी गारंटीड करोगे? बिल्कुल एमएसपी गारंटी करेंगे। और एमएसपी से कम पर खरीद हुई तो खरीदार को जेल भेजोगे? कि आदरणीय बहन जी ने 125 से 250 गन्ना किसानों का मूल्य किया था, राकेश टिकैत जी गवाह है, आपके मंच पे आप पूछ सकते हैं। हम किसानों के साथ आदरणीय बहन जी हमेशा खड़ी रही हैं, और जो आपने कहा गारंटी, सारे गारंटीड हो गए किसानों के लिए। और जब तक लखीमपुर खीरी में इन्होंने सही कहा कि आप जब तक लखीमपुर खीरी में आप क्यों नहीं हटा रहे हैं भाई उन्हें? आप उनको लाके और सीने पे लाके उत्तर प्रदेश में स्टेज पे बैठा रहे हैं, और अमित शाह जी उसको लाके क्या चिढ़ा रहे हैं किसानों को? आप करके खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपकी नीयत साफ है तो आप किसानों के हित में फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि आंदोलन की आड़ में आप अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हो। तो ठीक है, आंदोलन के आड़ में अगर पॉलिटिक्स चिपका रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी सारी मांगे किसानों की माल की पॉलिटिक्स खत्म कर दे। मान तो ली 3 कानून वापस ले लिए। एमएसपी पे कौन बात करेगा? जो शहीद हुए अब 3 कानून वापस ले लिए तो आप कुछ नई डिमांड लेकर आए? नई डिमांड नहीं, ये डिमांड तो राकेश टिकैत जी ने आपको बताया किसानों का पहले से है। हाँ, ये बात। अरे आप इरिटेट क्यों हो रहे हो? मैं तो हर तरह के सवाल पूछ रहा हूँ ना ब्रिजेश भाई। अगर राकेश टिकैत जी या किसानों का ये मांग, तीनों काले कानून वापस लेने राकेश त्रिपाठी जी आऊंगा प्लीज, आपकी बात जायज थी जी, तो समाधान निकलेगा या नहीं? समाधान बिल्कुल निकलेगा अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान ले, किसानों के हित में फैसला सही नियत से ले ले, तो अभी भी। पंकज श्रीवास्तव जी, राकेश टिकैत की बातों से कितना सहमत हैं आप, और क्या आपको लगता है कि सरकार और यूनियन के बीच कोई सकारात्मक वार्ता होगी? देखिए, वार्ता तब होगी जब इस सरकार की नीयत साफ होगी। दिक्कत यह है कि सरकार इतनी अहंकारी है कि इसने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। बहुत पहले से मैं कह रहा हूं कि एमएसपी ही दरअसल वो मूल मुद्दा था। जो ये 3 कृषि कानून थे, ये किसानों की मांग नहीं थी, ये सरकार ने उनको एक जबरदस्ती का तोहफा दिया, उन पर थोपा, जिसके लिए वो पहले दिन से कह रहे थे कि भाई हमें ये नहीं चाहिए। असली मांग है कि हमारी जो मेहनत है उसका हमें समर्थन मूल्य, एक गारंटी मिल जाए, जिसको कि कभी श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था ये पूरे देश के किसान आंदोलन की मांग है, और कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इसके साथ है, हर लिहाज से साथ है, पूरी तरीके से साथ है। और मैं आपको इतिहास याद दिला दूं, 1920 और 21 के आसपास ही असहयोग आंदोलन था। हम जिस अवध में बैठे हुए हैं, यहाँ जबरदस्त कृषि किसान आंदोलन चल रहा था। इसी 7 जनवरी 1921 को रायबरेली के मुंशीगंज में गोलीकांड हुआ था, जिसे प्रताप में गणेश शंकर विद्यार्थी ने दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहा था। और उसके बाद गांधी जी, नेहरू जी वहां दूसरे दिन पहुंचे, और गांधी जी ने किसान आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तो जो आंदोलन था उसके केंद्र में ला दिया।
हालांकि बीजेपी के वैचारिक पुरखे उस समय अंग्रेजों के साथ थे, इसलिए उस बात को नहीं समझेंगे। तो 100 साल बाद उस समय जिस क्रूर सत्ता को किसानों ने अपनी शक्ति से पूरा, जिसका सूरज नहीं डूबता था, उसको खत्म कर दिया, आज भी उन्हीं के लोग खड़े हुए हैं और वैसे ही किसानों का दमन कर रहे हैं। और 100 साल बाद वही किसान, न सिर्फ भारत, बस एक बात कह दूं, न सिर्फ भारत, पूरी दुनिया देख रही है, इस किसान आंदोलन से प्रेरणा ले रही है और गांधीवादी अहिंसक आंदोलन का एक बार फिर पूरी दुनिया में। मैं केपी मलिक साहब को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। मलिक साहब, अभी आपने राकेश टिकैत जी की भी बात सुनी और बाकी प्रवक्ताओं ने भी अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने पक्ष रखे हैं। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर पर पश्चिम में और पूर्व में, किसानों का मूड क्या है? देखिए, पहली बात तो ब्रजेश जी मैं बताना चाहता हूं कि राकेश टिकैत जी की ये बात बिल्कुल सही है कि एमएसपी हमेशा हमारी मांग रही है। जो 3 बिल दिए थे तो सरकार ने 3 बिल बिना मांगे दिए थे। इन बिलों की तो बात मुख्य नहीं थी, मुख्य एमएसपी थी। दूसरी बात जो आपने सवाल मेरे से पूछा है कि वेस्टर्न यूपी में किसानों का मूड क्या है, वेस्टर्न यूपी में किसान बीजेपी से तंग आ चुका है और वो बीजेपी को निपटाना चाहता है। कहीं ना कहीं ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंची है और प्रधानमंत्री जी ने आनन फानन में ये फैसला लिया है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की साख इस डिसीजन से कम हुई है। मुझे लगता है कि ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ने आपस में भी अपने लोगों से बात। अच्छा, आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, लोगों के बीच काफी रहते होंगे। ये जब तीनों कृषि कानून वापस हुए तो विशेष तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की प्रतिक्रिया क्या रही? देखिए, 3 जो वापस बिल लिए थे वेस्टर्न यूपी में, अगर आप बात करें या मैं हरियाणा की भी बात करता हूं, लोगों को पहली बात तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी आसानी से ये बिल वापस हो गए हैं। राकेश टिकैत ने हमेशा नारा लगाया कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, तो इनको खुद को भी नहीं हुआ कि इतनी आसानी से बिल वापस कैसे हो गए, हम घर चलें क्या। तो इसलिए क्या है कि लोगों को अभी तक भी विश्वास नहीं आया है, जो किसान गांव में है उनको विश्वास नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये बिल वापस ले लिए। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए ये रणनीतिक फैसला भारतीय बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा, नुकसानदायक रहा, या फिर इसका कोई लाभ नहीं हुआ? आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं, उल्टा नुकसानदायक रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सीरियस तरीके से करती तो किसानों के साथ चर्चा करने के बाद इसको वापस लेके किसानों से ही इसकी घोषणा करवाती कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली है, तो मुझे लगता बहुत अच्छा होता। ऑलराइट, मैं राकेश टिकैत जी को वापस इस डिबेट में आमंत्रित करता हूँ। राकेश टिकैत जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार आपको यानी किसानों को अपमानित करना चाहती है, कटाक्ष करती है? मैं आपके जितने भी इंटरव्यू सुनता हूं, कटाक्ष करने में आप भी कोई कमी तो करते नहीं। नहीं, हम तो जो बात कहते हैं, हम तो जो सच होता है वो बात कहते हैं। हम कहीं पर कटाक्ष करें? भाई, हम तो जो सही घटना घट रही है, प्रेस के लोग एक ही पहाड़ा पड़काते हैं। क्या तो सारे चैनल जो भी उनको टैक्स दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि चैनल जो मीडिया हाउस है उनको क्वेश्चन बाहर से आते हैं। क्वेश्चन अगर हम ये, भाई मैं कहना छोड़ दूं तो भाई आप अगर कहोगे, मैंने एक बार भी पूछा आपसे कि आप घर कब जाओगे, एक बार भी नहीं पूछा ना, आपने नहीं पूछा। तो हमारा ये है कि एक ही तरह का क्वेश्चन जब सारे प्रेस के लोग पूछते हैं तो उस पर संदेह मैं तो होता आपको है। प्रेरित कर रहा हूं कि आप और सरकार बैठकर बातचीत करिए, समाधान निकले। हम तो कह रहे हैं, और अगर मध्यस्थता की जरूरत है तो मैं तैयार हूं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि बातचीत का समाधान निकलना चाहिए और बातचीत से ही समाधान निकलेगा। पर प्रधानमंत्री जी का आपने पूरा स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, या वो आपको समझाने में विफल रहे होंगे? नहीं, हम ही कह रहे हैं कि हम उनको समझाने में हमको 10 महीने लगे। जो हम आज से 10 महीने पहले बात कहते थे वही बात हुई कि काले कानून है, इनको वापसी ले लो, तो उन्होंने ले लिए। चलो 10 महीने बाद ही समझे, तो जब ले लिए, राड क्या है कि इनके यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ कर जाते हैं नीचे से, और वे ऊपर तक जाके देश के प्रधानमंत्री से भी झूठ बुलवा देते हैं। ये भाई, प्रधानमंत्री का ये घोषणा करना उत्तर प्रदेश में कि 14 दिन में हम भुगतान कर देंगे, और हमने 95% भुगतान कर दिया, इसका क्या मतलब प्रधानमंत्री जी का? वे मुख्यमंत्री करे, यहाँ का गन्ना मंत्री करे, और झूठ था पूर्ण रूप से। गन्ना हो या 45% और घोषणा करवा दी 95% की, और
14 दिन में भुगतान क्या स्थिति है, आपके पास कोई जानकारी है? अभी भी करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास बकाया है, और जो इंटरेस्ट रहा वो पूर्ण रूप से लग रहा। 14 दिन में अभी भी नहीं हो रहा। भाई क्यों इस तरह की घोषणा आप करते हो? और घोषणा करनी है तो यहाँ के मुख्यमंत्री करें, जिस स्टेट में है वहां करे। प्रधानमंत्री से क्यों करने की घोषणा करवा रहे हो? आपका स्टेट का सब्जेक्ट है, उन्हें करने दो। तो झूठ बुलवाते हैं, डाटा देते हैं उनको। अब डाटे में उनकी थोड़ा गलती प्रधानमंत्री की, डाटा बनाने वाले की गलती है जी, कि वो डाटा बना के गलत देते हैं। पर आपको तो इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि 1988 में आपके पिताजी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने एक बड़ा आंदोलन किया, वो भी सफल रहे। आपने एक आंदोलन किया, आपको भी आंशिक सफलता मिली है। नहीं, हम तो कह रहे कि सफलता मिली। उन किसानों को क्या जवाब देंगे जिनके परिवार के लोग मारे गए? हम उनको क्या जवाब देंगे? जो एमएसपी का बड़ा सवाल है, पूरे देश का सवाल है, हम उनको क्या जवाब देंगे? ये मंडी बेचने का प्रक्रिया शुरू कर दी उन्होंने, मंडी की जमीन बिखरी है, ये तो पता है आपको जी। ये इस कानून की आड़ में पूरे देश की जमीन बेचना चाहते हैं कि मंडियों की आमदनी कम होगी, और आरएसएस के लोगों को कंपनी बनाने के लिए कह दिया कि सारी जमीन आपको 99 साल के पट्टे पर दी जाएगी। जो गांव समाज की भूमि है उसको 99 साल के पट्टे पर अलाट करी जाएगी। भाई किसने अधिकार दे दिया? आप देश की पूरी प्रॉपर्टी बेचोगे? किसने कह दिया ये? विशाखापट्टनम में हम गए, वहाँ पे स्टील प्लांट है, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। 6 गांव के लोगों ने वहाँ पे 22,500 एकड़ जमीन दान में दी, फ्री ऑफ कॉस्ट। 32 लोग उस आंदोलन में मारे गए उसको प्लांट को बनवाने में। उस प्लांट की कीमत 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। 1 लाख लोग उस प्लांट में नौकरी उससे प्रभावित हैं। उस प्लांट को बेचा जा रहा है 14,000 करोड़ में, प्लांट बिक जाएगा। जैसे किसी की प्रॉपर्टी 4 लाख की और उसमें 14,000 में बेच दी हो। तो इस तरह की सारी प्रॉपर्टी जा रही है। आपकी चुनाव में कोई दिलचस्पी है? हमारा कोई दिलचस्पी थी चुनाव से हम बहुत दूर हैं। अच्छा, ये कब से हो गया? ना हो गया, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया चुनाव का। क्या तो ज्ञान हासिल किए? थोड़ा शेयर करो, हम लोग भी थोड़ा ज्ञान बढ़ाएं। नहीं, ज्ञान प्राप्त हो गया कि आंदोलन का जो है, जो सड़क का चुनाव है वो ठीक है, उसी के लिए जनता ने हमको चुना है, तो उसी के लिए रहना चाहिए। 2 चुनाव होते हैं, एक सड़क का चुनाव होता है और एक पार्लियामेंट का चुनाव होता है। तो हमको जनता ने सड़क के लिए चुना है, तो उसके लिए हम फिट हैं, उसी पे हमको रहना चाहिए। तो क्या राकेश टिकैत आजीवन राजनीति से संन्यास की घोषणा करते हैं? हाँ, घोषणा करें। हमें इसकी आप एक बार खुलकर ये बात बोलो। हम तो कह तो रहे हम इसकी तरफ जाएंगे ही नहीं। आप आजीवन राजनीति से संन्यास की घोषणा करते हो? दूर रहते हैं भाई, सब बीमारी से दूर रहते हैं हम। किसी के लिए कैंपेन करोगे? अरे वो क्या पता भाई। अच्छा, ये करते रहे किसी के लिए आप बोल रहे भी ना, जो गलत काम करेगा उसके लिए बोलना पड़ेगा। पर बीजेपी का मानना है आप उनके खिलाफ कैंपेन कर रहे हो। अरे अगर गलत काम करेंगे तो भाई कहना तो पड़ेगा भाई ये खराब है, ये भी ना कहें ये ठीक काम करो, हम तो धन्यवाद दे देंगे। हमने सब पार्टी को ये कहा कि आप किसान का, गांव का, गरीब का, आदिवासी का चेहरा बनो। जी, अपने भतीजे को और चौधरी जयंत सिंह को कोई सलाह देना चाहते हो? हाँ, मैं बता बहुत जरूरी सवाल किया मैंने। सुन लो, मैं यही तो कहता हूं कि ये क्वेश्चन आज आप 5वें चैनल वाले हो जिसने करा, इसका मतलब ये क्वेश्चन कहीं से ऊपर से आया ना। मेरी जिज्ञासा है ये। नहीं। अच्छा, ये भी किसी ने कहा, ये भी हर आदमी ने कहा कि मेरी जिज्ञासा है। ये आज से पहले किसी ने नहीं करा। इसका मतलब ये है कि मीडिया हाउस में क्वेश्चन दिल्ली से आते हैं और आपकी मजबूरी है क्वेश्चन पूछना। मेरा कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। नहीं ना, मैं ये बात समझ ही नहीं सकता। 5 चैनल ने आज जयंत के बारे में क्वेश्चन करा। आज मैं कंफर्म हो गया कि मीडिया हाउस को क्वेश्चन बाहर से आते हैं। मीडिया हाउस किस आदमी से क्वेश्चन क्या करना वो क्वेश्चन करता है। आज मैं 100% ये कंफर्म हो चुका हूं कि मीडिया हाउस को क्वेश्चन दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से क्वेश्चन आते हैं। कितने सवालों में से आपको लगा कि बाहर से सवाल बिल्कुल आते हैं? मेरे कितने सवालों में से लगा आपको? इस एक सवाल से लगा, बस एक सवाल से? एक सवाल से लगा और दूसरे सवाल से लगा। हर आदमी पिछले 3 दिन से मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि आप आंदोलन से कब वापस जाएंगे। मैं लग गया, मुझे आज कंफर्म हो गया, इससे पहले नहीं था। देखो, मीडिया के जो लोग हैं वे इस आंदोलन के साथ में हैं, लेकिन मीडिया हाउस की मजबूरी है वो सरकार के साथ में है।
ओके, राकेश त्रिपाठी जी, आप कुछ पक्ष रखना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड, बोलें। देखिए, मैं फैजान खान जब कह रहे थे तो फैजान खान शायद अपने विस्मृत हो गए। 17 चीनी मिलें बेचने का काम पौने पौने दामों पर ये कर रहे थे। हाईकोर्ट में रोक लग गई, हाईकोर्ट ने आदेश करके रोक दिया, वरना 17 चीनी मिलें बेच रहे थे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इन्होंने किसानों के लिए क्या किया, एक आंकड़ा केवल बता रहा हूं, वन बाय वन, अगर एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर। गारंटी की बात कर रहे हैं ना, 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद इन्होंने की थी, और पहले ही वर्ष में 36 लाख मीट्रिक टन की गेहूं की खरीद हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद की। आज 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्तर प्रदेश की। आप थोड़ा फैजान जी से जवाब ले लीजिए आप। यस फैजान, गो अहेड प्लीज। राकेश त्रिपाठी जी, वन बाय वन। राकेश त्रिपाठी जी, मैं ठीक है, हो सकता है आपने जैसे मुझे कहा मैं प्रवक्ता हूं बहुजन समाज पार्टी का, तो मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, आप बीजेपी की आप बात करेंगे। सामने आपके किसान बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप राकेश त्रिपाठी सिर्फ अपना संकल्प पत्र उठा के एक चीज बता दीजिए और राकेश टिकैत जी इस बात की गवाही दे देंगे कि आपने गन्ना मूल्य दोगुना करने की बात कही थी कि नहीं कही थी, और आपने 5 सालों में कितना किसान का दोगुना किया। और मैं बता दूं बहुजन समाज पार्टी का कि हमने 125 घनश्याम तिवारी जी, समाधान का कोई रास्ता निकल सकता है इस मसले पर? देखिए, लोकतंत्र में समाधान का रास्ता जनता तब निकालती है जब अहंकारी सरकार जो अपने संकल्प पत्र को कूड़ेदान में फेंकते है उसे हटा देती है, और वो समाधान का रास्ता उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से विजय यात्रा में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो विजय यात्रा निकली, जिस तरीके से जनता ने पूरे दिन पूरी रात उनका साथ दिया, ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को इसने बहुत बड़ी चुनौती दी। इसके बाद प्रधानमंत्री जी की नींद खुली, तो समाधान तो जनता लेकर तैयार बैठी है। 22 में बाइसिकल। पंकज श्रीवास्तव जी, क्या चुनाव के दबाव में उत्तर प्रदेश में ये तीनों कानून वापस लिए गए हैं? नहीं, इसमें तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस है ही नहीं है कि जो कानून लगातार संसद में इनके मंत्री नेता सब कह रहे थे बताओ काला क्या है, काला क्या है, चुनाव आते ही इनके अपने भविष्य का अंधेरा साफ नजर आने लगा, सब नजर आने लगा। यानी चुनाव करीब आया और आंख का चश्मा जो है इनका नंबर जो धुंधला दिख रहा था सब साफ साफ दिखने लगा। तो ये भविष्य की जो रिजल्ट आने वाले हैं उससे बुरी तरह डरे हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आप जानते हैं इन्होंने किसानों के साथ कितना छल किया है। शुक्रिया आपका। मैं केपी मलिक साहब को आमंत्रित करूंगा, चूंकि मीडिया से हैं और राकेश टिकैत ने मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मलिक साहब, अभी राकेश टिकैत जी को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि मीडिया वालों को सवाल कहीं और से आते हैं, इनके इस आरोप में कितनी सच्चाई है? राकेश जी के जो आरोप हैं वो कई जगह सच हैं, लेकिन राकेश जी को मालूम नहीं है कि हमारे और आपके संस्थान पर छापे पड़ चुके हैं, इसलिए हमारे और आपके यहाँ तो कम से कम सवाल आते नहीं हैं, बाकी जगह सवाल आते जरूर हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि राकेश जी की बात में दम है, राकेश जी की बात में दम है। हाँ, इसलिए उनको मालूम नहीं है कि ब्रजेश जी के यहाँ सवाल आते नहीं है, वहाँ एक तरफा मामला चलता है। खैर, मैं कहना ये चाहूँगा कि राकेश टिकैत जी एक युद्ध जीत के आ रहे हैं, हम लोग उनका स्वागत तैयार करने के लिए तैयार हैं। गांव में खूब जो है खुशियां मन रही है। मैं राकेश जी को बधाई भी देना चाहता हूं। ब्रजेश जी, शायद आपको मालूम नहीं होगा, राकेश जी के गांव से मेरा गांव लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है, और कम से कम वहां पे गांव में तैयारियां राकेश मुझे चिंता इनकी पत्नी और बच्चों की है, क्योंकि आज साल भर से अपने घर नहीं गए हैं, अपने गाँव नहीं गए हैं, तो मुझे चिंता इनकी पत्नी और बच्चों की है, इसलिए मैं इनको प्रेरित कर रहा हूं कि कुछ समाधान निकालें। नहीं, इनकी पत्नी और इनके जो बच्चे हैं उनको संभालने के लिए बहुत लोग हैं, उनकी इनको चिंता नहीं है। अब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए, किसानों के लिए इनको दान दे दिया गया है, और मुझे लगता है अपना पूरा जीवन ये उसी में लगाएंगे। मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा में आप सबने शिरकत की और अपने अपने बहुमूल्य सुझाव और पक्ष रखे। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।